मैं जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, बट आपकी मेहनत अपने हाथ में है। पहली जैसे बोला ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4 to 5 years, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 years। अंतरिक्ष, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हर नए दिन लगता है कि अब हमारे बस की नहीं है। कई बार डिमोटिवेशन फेस आते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं घर के आसपास, कह देते हैं कि ये नहीं है इसके बस की, या दोस्तों ने कुछ बोल दिया। उस फेज में आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ तो फिर आपने उसको कैसे कैटर किया? कैसे आपकी परिवार की भूमिका और दोस्तों की भूमिका आप देखते हैं आपकी मोटिवेशन में? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का स्टडी IQ के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस सेशन में मैं आपके साथ यहां पर एक बहुत ही खास टॉपर की स्ट्रैटेजी आपके साथ आज लेकर आऊंगा। ये एक ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने यूपी PCS 2022 में DSP की पोस्ट हासिल की और इसी के साथ साथ अगले साल ही UPSC 2023 के रिजल्ट्स में भी शानदार सफलता पाई और संभावित है कि उन्हें IRS का पद मिलने जा रहा है। तो आज आइए हम ऐसे ही एक बहुत ही शानदार टॉपर से आपकी मुलाकात कराएंगे। मैं यहाँ पर स्वागत करूँगा स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष कुमार का। हेलो अंतरिक्ष। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सबसे पहले स्टडी IQ पे आपको आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे तो पुरानी जान पहचान है। आज हम लोग फिर मिले हैं, बातें होंगी और बच्चों के लिए मार्गदर्शन जो भी हो पाए। स्टार्ट करते हैं अंतरिक्ष। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही, आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है और तैयारी का सोचा कब से, आपने कब लगा कि आपको हाँ मुझे अब सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर ऐसे मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी स्कूलिंग हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय से। मैंने वहाँ से 12th किया। उसके बाद सुपर 30 आपने सुना होगा। यस। तो उसी की एक ब्रांच है सुपर 100 अंडर अभ्यानंद सर, जो फॉर्मर बिहार के DGP थे। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो IIT JEE की कोचिंग मैंने 1 साल की कानपुर में। तो मेरा फिर कॉलेज मुझे मिला NIT रायपुर। वहाँ से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में मैंने BTech किया। 2017 में मेरा BTech कंप्लीट हुआ। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंजीनियरिंग आई गॉट प्लेस्ड इन भारत एल्युमिनियम कंपनी बाल्को, विच इज़ अ पार्ट ऑफ वेदांता रिसोर्सेज। वहाँ पर मैं 3 साल जॉब किया। मैंने 2020 तक जॉब किया। रही बात सिविल सर्विसेज की, कैसे सोचा, तो मेरे फैमिली में बुआ, चाची और चाचा मेरे UP PCS के थ्रू सेलेक्टेड हैं। पहले से तो माहौल रहा है और लोग भी तैयारी करते थे, मौसी एक्सेट्रा फैमिली मेम्बर। तो ये था कि हाँ यार करना है और आगे जाना है। तो BTech के टाइम ही था कि सोचेंगे कि करेंगे, बट फिर जॉब ज्वाइन कर ली। ये लगता था यार कर क्या रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी हो नहीं पा रही है। तो एक्चुअली बस एक फाइन डे थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मैनेजर से हल्की फुल्की बहस वहस हुई। तो मैंने कहा कि यार अब तो है कि टाइम निकल के तैयारी ही करना है। तो अच्छी खासी मैंने सेविंग भी कर चुकी थी तब तक। मैं बस ऐसे ही शिफ्ट मेरी चल रही थी, मैं गया, रेजिग्नेशन लेटर लिखा और दे दिया कि सर आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस जॉब बिकॉज बस दे दिया। तो फिर 2 महीने का वेटिंग पीरियड था, रिलीविंग पीरियड, छोड़ दिया। मैंने घर वालों से भी डिस्कस नहीं किया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने डायरेक्ट दे दिया। जब जॉब 15 दिन बाद बताया कि यार मैंने रिज़ाइन कर दिया, तो घर वाले काफ़ी नाराज़ हुए। बाल्को इज़ अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी, 49% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर्स हैं, अच्छा पैकेज, अच्छी सैलरी। तो फिर नाराज़ हुए, बट दे हैड कॉन्फिडेंट इन मी कि ठीक है चलो यहाँ तक पहुँच गए हो, आगे कर ही लोगे, कर लो अपने मन का। फिर वहाँ से मैंने 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो मैंने मुझे लगता है काफ़ी टाइम नहीं लिया। 2021 का मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, 3-4 महीने पढ़ के। कोविड भी था उस टाइम, मुझे कोविड भी हो गया था, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे। तो 4 महीने पढ़ के दिया। तो UPSC का प्रीलिम्स नहीं हुआ था, UP PCS का हुआ था, मेंस दिया, वो नहीं हुआ। 2022 वाला मेरा काफ़ी अच्छा था, UPSC का भी प्रीलिम्स हो गया था, फॉरेस्ट का भी क्लियर था और UP PCS का भी था। तो फाइनली उस वाले में रैंक 63 के साथ मेरा DSP पे चयन हो गया, जिसमें अभी मैं हूँ उस पर। 23 वाले पे UPSC हो गया सर, आपको मालूम ही है। देखिए, बहुत सारी बातें अभी हम अंतरिक्ष के साथ करेंगे। और एक सबसे पहली बात मैं कि कोई बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करना चाहता है तो क्या मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है? सर हमको लगता है कि जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है उसको खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो सही में सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहा है। क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि बहुत बच्चे की यार सिविल की प्रिपरेशन करनी है, पर वो एटीट्यूड और माइंडसेट नहीं रहता है। मेरी फिलॉसफी ये है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4 to 5 years, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 years। है ना, अगर आपको करना ही है तो मुझे नहीं लगता 2 से 3 साल से ज़्यादा आपको लगना चाहिए, लगने वाला है। तो यही है, आप खुद से पूछिए कि आप सही में करना चाहते हैं, तो बस 2-3 साल लग जाइए।
सिंपल सी बात है, सीट्स लिमिटेड है, सक्सेस लिमिटेड, बट आपको एक सीट से मतलब है। अच्छा अंतरिक्ष, एक बात बताइए, हम तैयारी कोई भी एस्पिरेंट स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल शुरुआती दौर से, तो कैसे स्टार्ट करे? कहाँ से वो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करे? कहाँ से सोचे कि मुझे अब बस स्टार्ट कर देना चाहिए? वो क्या प्रोसेस होती है, किस प्रोसेस से गुजरे? क्योंकि मार्केट में आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आपको 1000 वीडियो देखने को मिल जाएंगी। अब वो एक बच्चे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो शुरुआती दौर से बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं? सर मैं कहना चाहूँगा, जो इनिशियली स्टार्ट करना चाहता है उसको सबसे पहले, अगर वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है, मैं ये सिनेरियो लेके चलूँगा, अगर वो कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है तो उसको रिसोर्सेज पता होना चाहिए, उसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मार्केट में बहुत तरह के, हज़ारों तरह के मटेरियल्स हैं, आप कोई कुछ भी उठा रहा है ना। तो एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे मैंने किया था कि मैंने हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स ली पहले, कि मैंने शॉर्टकट्स में नहीं गया कि नोट्स को ही पढ़े, या फिर मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, है ना, क्योंकि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे तो आपका एक लेवल पे आपका बेसिक क्लियर हो गया। ठीक है, उसी को आप बिल्डअप करिए। जब आपका प्री आने लगे तो करंट अफेयर्स कहीं से, आप टेस्ट सीरीज कहीं से ले लीजिए, है ना। मेंस के टाइम मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कोचिंग की ज़रूरत है। मेंस के टाइम आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, जो कोर्सेज हैं स्पेशलाइज्ड वो लेने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज़ तो आपको लिखनी ही लिखनी है। अगर आपने मेंस में टेस्ट सीरीज़ नहीं लिखी तो मतलब नहीं है। रही बात यूपीएससी इंटरव्यू की या यूपीपीसीएस इंटरव्यू की, तो वो आपको इंटरव्यू हम लोग नहीं कहते हैं, उसको पीटी होता है, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इट टॉक्स अबाउट योर पर्सनैलिटी, एंड पर्सनैलिटी कांट बी डेवलप्ड इन 1 or 2 months. It's about your upbringing. For example, if a person who's around 25 years old and going for गिविंग पर्सनैलिटी टेस्ट, तो वो उसकी 25 साल की जो अपब्रिंगिंग रही, 25 साल की पर्सनैलिटी रही है, वो रिफ्लेक्ट होती है। आप ऊपर से तो पढ़ सकते हैं कि आपने सब कुछ कवर कर लिया न्यूज़पेपर के थ्रू, क्या करंट सिनेरियोज चल रहे हैं, क्या न्यूज़ चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा जो आप, कई बच्चे, जैसे कल ही 2-3 दिन पहले मैं यूट्यूब पे सेशन ले रहा था, उसमें कमेंट्स आया कि मैं 12th में हूँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूँ। तो मैंने कहा यार तुम अभी कॉलेज एंजॉय करो, है ना। वो फेस है ना, कि आप के जो कॉलेज ईयर्स है उसको आप बेस्ट दीजिए, अपना एकेडमिक्स में बेस्ट दीजिए, अपनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में बेस्ट दीजिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स में बेस्ट दीजिए। तो ये सब चीज़ें कल्मिनेट हो जाती हैं, है ना। तो वो एक अच्छा एस्पिरेंट बनाती है, वो आपको पीटी में हेल्प करता है। तो मतलब स्टार्ट जैसे हम कोई बच्चा करता है तो सबसे पहले दुविधा एक आती है। सबसे पहले यूपीपीसीएस की बात करूँगा कि उसमें आप ऑलरेडी बहुत अच्छा आपने मुकाम हासिल किया। यूपीपीसीएस में प्री और मेंस को साथ लेकर बच्चे कई बार डाउट में रहते हैं कि सर प्री की तैयारी कर लेते हैं, जब प्री हो जाएगा उसके बाद मेंस देख लेते हैं। ये बहुत अप्रोच मैंने देखी है बच्चों की। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्री और मेंस की तैयारी साथ करनी चाहिए या प्री की तैयारी अलग करनी चाहिए? अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा काउंटर। क्या प्री के लिए अलग बुक पढ़नी पड़ती है, मेंस के लिए अलग बुक पढ़नी पड़ती है? सही बात, ऐसा तो नहीं है। सही बात है ना। तो मेरे हिसाब से बहुत बच्चों का जो सीरियस जिनका हो जाता है उनको मालूम है। अब घटना चक्र का टाइम जमाना चला गया, आपने क्वेश्चन बैंक देख लिए, प्रीवियस ईयर्स देख लिए, वो लगा लिया, ठीक है। अगर आप पढ़ के प्री निकल भी गया और आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, आपका बेसिक नहीं क्लियर है, तो आप मेंस कैसे लिखेंगे, है ना। तो मेरे हिसाब से, और जो मैंने भी किया, कि मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चालू की हर सब्जेक्ट की। जो भी हिस्ट्री की आप पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम हो गई, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी की आपने जहाँ से भी किया, है ना, इकोनॉमिक्स जहाँ से भी किया, जो भी किया, प्री के लिए दिमाग में रख के मत पढ़िए, आप बिल्डअप करेंगे, ठीक है। और मेंस और प्री 80% सेम रहता है। जो आपने प्री में पढ़ा आप मेंस में उसी में बिल्डअप करेंगे। मेंस में आपको एडिशन क्या करना है, डाटा, फैक्ट्स, फिगर्स, डायग्राम, राइटिंग, कोट्स, है ना, ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आ गया, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे का डाटा आ गया, तो ये सब चीज़ें आपको मेंस में ऐड करनी रहती हैं। रही बात मेंस, देखिए प्री आपका क्वालिफाइंग हो गया, और मेंस आपका डिपेंड करता है हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, व्हाट द क्वेश्चन इज, मतलब क्वेश्चन की डिमांड क्या है और आप कैसे लिख रहे हैं। उसमें भी एक प्रोफार्मा होगा कि भाई इंट्रोडक्शन आपको बहुत लंबा नहीं खींचना है, आपको कैची इंट्रोडक्शन रखिए, बॉडी और कंक्लूजन, तो हर चीज़ में है। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे आंसर, है ना। और आपको इवैल्यूएशन का खुद, बहुत लोग होते हैं कि यार लिख लेंगे, मेंस में लिख लेंगे, बट वो चीज़ हो नहीं पाती। कम से कम 15 आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, हर जीएस की आप 3-3 तो एटलीस्ट लगाइए। अब ऑप्शनल हट गया है, पेपर 5 और 6 है, तो उसका भी आजकल देख रहे हैं काफ़ी हवा चल रहा है, बच्चे पूछ रहे हैं कैसे करें, क्या करें, मतलब, है ना। तो किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लीजिए ऑलमोस्ट, ठीक है, उसको आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि प्री से पहले बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, 3 महीने का जो टाइम रहता है मुझे तो सफिशिएंट लगता है कि आप मेंस करा जा सकता है। अगर आपने, और तभी किया जा सकता है जब आपने अच्छे से बुक्स पढ़ी हो, ये नहीं कि प्री के लिए अलग पढ़ा, मेंस के लिए अलग पढ़ा। हाँ सर। तो एस्पिरेंट्स में सभी से कहना चाहूँगा, देखिए मोस्टली टॉपर्स यही डिस्कस करते हैं कि भाई प्री और मेंस आप एक साथ तैयारी करें। ऐसा ना, बिल्कुल गलती ना करें कि प्री के लिए पढ़ रहे हैं, पता लगा एमसीक्यू के क्वेश्चंस बैंक लगा रहे हैं, उसके बाद बाई लकली आपका हो भी गया, हो भी जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है प्री निकलना एक तरीके से, फिर आप मेंस के लिए सेपरेट पढ़ रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो पाएगा।
दूसरी बात यहाँ पर मैं अंतरिक्ष आपसे कहना चाहूँगा, जैसे प्री और मेंस को साथ लेकर स्टूडेंट्स अगर चलते हैं तो कहने का मतलब ये हुआ, आप जैसे आपने बोला कि प्री के लिए 2-3 महीने सफिशिएंट होते हैं, हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब प्री और मेंस से स्टार्ट किया जाए, और जब आपका प्री का एग्जाम है तो उससे पहले आप प्री मोड में, मतलब प्री फोकस मोड से मतलब ये है कि सर देखिए, एक चीज जो डिफरेंट मुझे को लगी, करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स प्री के लिए रहते हैं वो मेंस के लिए नहीं रहते, ठीक है। और एक और मैं छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री में आपसे प्री में आपने किताब पढ़ी, हिस्ट्री में आपसे पूछेगा कि बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ बक्सर क्या हुआ, किन के बीच हुआ, ऑप्शन 4 रहेंगे। और मेंस में वही रहेगा कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस दैट लीड्स टू बैटल ऑफ पानीपत एंड इट इज डिफाइनिंग फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री। तो आपने जो पढ़ा है, जिस बुक से पढ़ा, उससे दोनों क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे, है ना। तो पढ़ने का तरीका और लिखने पे तरीके पे मेन आपका डिपेंड करता है सर। तो सबसे पहले अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के दौर में स्टूडेंट सबसे पहले मार्केट में आते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस को ना समझते हुए। बिल्कुल। तो मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, आप हमारे एस्पिरेंट्स को ये बताएं कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, दोनों में, यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी। सबसे पहले मैं बात करूँगा सर सिलेबस की। आप 90% एस्पिरेंट को सिलेबस नहीं मालूम है, लिटरली 90% दे बस की पढ़ना है, ये हिस्ट्री आ रही, हिस्ट्री पढ़नी, तो यू शुड लुक आफ्टर द सिलेबस, है ना। इनफैक्ट मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार वो सिलेबस के बुलेट पॉइंट उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं, Exactly. है ना। आप मेंस के बुलेट पॉइंट, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, सिलेबस जो बुलेट पॉइंट्स है वही क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस आप जो भी तैयारी कर रहा है वो अपने स्टडी एरिया, स्टडी रूम या लाइब्रेरी जहाँ भी रहता है डेस्क पे लगा ले, भाई इसको देखना है, GS1 का ये पोर्शन है, GS2 का ये, GS3, 4, उस हिसाब से। PYQ प्री और मेंस दोनों में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है, राइट। पर उससे होता है कि ना, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हो जाते हैं। मैंने इस बार ऑब्जर्व किया, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन था कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए, कुछ साइंस एंड टेक में जो कुछ क्वेश्चंस आए और पॉलिटी में, वो क्वेश्चंस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में 90s में 3-4 क्वेश्चंस में थे, फिर उसको एक क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया, है ना। तो अगर आपको लास्ट 20-30 ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं, और उसको ऐसे भी नहीं लगाना है कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं फिर सॉल्यूशंस देख रहे हैं उसका, आप एक टेस्ट पेपर की तरह लगाइए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या हो, करंट अफेयर्स इररिलेवेंट रहेगा, आप उसको छोड़ दीजिए, है ना, बाकी तो सेम रहेगा। तो एक तरीके से आपकी टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस भी हो गई और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक और चीज़ मैंने जो फॉलो की थी ना सर, कि जो क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस पेपर लगाने में, अलग से आप 20-30 पेज पंचअप करके रख लीजिए और उसमें नोट करते जाइए कि जो गलत हुआ, जो नया दिखा, तो आपके अलग से नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं लास्ट के लिए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे अपने नोट्स बनाएं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाए। कई बार देखिए होता है कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिलेबस आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल CSAT कहते हैं कि इसमें लिखा है कि इंटरमीडिएट लेवल मैथमेटिक्स, बट कैट लेवल की पूछ रहा है, राइट। तो होती है उसी लेवल की, कभी कभी हो जाता है चीज़ें। और एक तरीके से कहा जाए अब कुछ डिफाइंड सिलेबस नहीं रह गया है, राइट। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री है, पर ग्रेजुएशन लेवल का जैसे एग्जाम है तो अब ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। जैसे अभी हम नोट्स मेकिंग की बात कर रहे थे, आजकल ऑनलाइन जमाना है, यस सर, PDF का ज़माना है, बच्चे बहुत PDF बहुत फॉलो करना चाहते हैं कि उसकी भी PDF सारी हों, बुक सारी हों। तो PDF वर्सेस नोट्स मेकिंग, इसको आप कैसे बच्चों को बताना चाहेंगे, क्या करें स्टूडेंट्स? सर मेरी फिलॉसफी ये रही है कि हैंड रिटन नोट्स कांट रिप्लेस PDF, है ना। और जब आप PDF से पढ़ के खुद से नोट्स बनाएंगे, कहीं से भी आप नोट्स बनाएंगे ना, आपको 2 बार, एक तो आप सामने से देख रहे हैं, सपोज आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, कई बार होता है ना कि लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हैं और बच्चे नोट्स बनाते नहीं, वही पढ़ना है PDF। पर जब आप लेक्चर देखेंगे तो एक बार आप लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हैं तो 2 बार हो गया, तो 2 बार आपका वहीं रिवीजन हो गया जो आप लिख रहे हैं। और कितना भी हो, आप लेक्चर की PDF आपकी अगर 100 पेज में रहेगी तो आप खुद के नोट्स बनाएंगे वो 20-30-40 पेज में आ जाएंगे, तो क्रिस्प एंड कंसाइज मटेरियल भी हो जाएगा। आपने नोट्स मेकिंग की बात की है तो मैं एक और 2 चीज़ बता दूं, जैसे मैं कैसे बनाता था नोट्स। मैं पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता था, जैसे 20 से लाइन खींच ली, ठीक है, तो दोनों साइड लिखता था। उससे क्या होता था, अगर 100 पेज के नोट्स हैं तो आपके 60-70 पेज में हो जाएंगे, तो एक मेंटल कंस्ट्रक्ट भी रहता था कि कम पेजेस पढ़ने हैं, तो बहुत सारी चीज़ गेम इसमें मेंटल भी है। तो नोट्स मेकिंग का सर मैं ज़रूरी है बनाना, है ना। स्पेसिफिकली कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अब आपको बनानी ज़रूरी है, जैसे कि हिस्ट्री आप बुक से भी पढ़ लें, बट उसमें नोट्स मेकिंग में सब कुछ नहीं छापना है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट बैटल हो गए, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हो गई, जैसे आप एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो आप टाइमलाइन का बना लीजिए। देखिए एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न आप जान रहे हैं कितना टफ हो गया पेपर करना, जब तक अगर आपको ऑप्शंस नहीं मालूम हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते।
तो उसके लिए मैंने फॉलो किया था कि आप एक टाइमलाइन डिफाइन कर लीजिए, पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, नियोलिथिक, एज ऑफ महाजनपद, मौर्यास, गुप्ता, सातवाहनास से लेके आपका मिडिवल इंडिया जहाँ भी आया ना, तो जब आपके दिमाग में टाइमलाइन क्लियर होगी, नोट्स में आपके टाइमलाइन के थ्रू आप बनाइए, टाइमलाइन क्लियर होगी तो हर एज के इंपॉर्टेंट किंग्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट बैटल ना, तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट समझ में भी आ रहा हो ना, तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कई बार अप्रोच से उस क्वेश्चन को, देखिए पेपर अब जब भी देने जाएंगे, खासकर यूपी पीसीएस का नहीं, यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे, तो 15 से 20 क्वेश्चंस ही रहते हैं जो आप डायरेक्ट कर पाएंगे, बाकी आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी जो आपको हेल्प करती हैं सर। अच्छा, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी हम यूपी पीसीएस पे आते हैं, मेन चीज़ पे। यूपी पीसीएस में जो प्रीलिम्स का अगर हम देखते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हमेशा इंपॉर्टेंस रही है, वो आपको डिफाइन करता है कि कैसा पैटर्न आ रहा है, किस एरिया से, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आप पिछले कोई भी पीवाईक्यू वाली बुक ले लेंगे तो उसमें पैटर्न दिया रहता है कि लास्ट 10 ईयर में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, जैसे डिफेंस विफेंस से हो गया, साइंस एंड टेक में काफ़ी कम आ रहा है, ठीक है, पॉलिटी में कमिटी से काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और इन सबसे क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसको एनालाइज करके ये कर सकता है कि भाई उस एरिया पे ज़्यादा फोकस रखे, तो आपको इससे ये आइडिया मिल जाएगा। यूपी पीसीएस में जैसे कि अगर हम देखते हैं मेंस आंसर राइटिंग यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जीएस के 4 पेपर हो ही गए, बिल्कुल, और फिर अभी ऑप्शनल पेपर की जगह यूपी स्पेशल पेपर ऐड किया गया है। यूपी स्पेशल में बच्चे बहुत दुविधा में आज की डेट में, वो सोच रहे हैं कि यूपी स्पेशल पढ़े कहाँ से, मार्केट में अभी रिसोर्सेज भी उस लेवल पे बच्चे कहते हैं कि उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जीएस पेपर 5 और 6 में कैसे वो अपना कैचअप कर सकते हैं? देखिए मेरा एनालिसिस जो है सर कि मैं 2-3 चीज़ बताना चाहूँगा। अभी तक सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, पेपर 5 और 6 में, तो अभी बच्चों को ना कोचिंग को पता नहीं किस टाइप का पैटर्न आ रहा है यूपी स्पेशल में। आप उस पर जाइए, जीएस 5 और जीएस 6 का सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस के बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस क्या दिया है रखा है, उस अकॉर्डिंग किसी भी कोचिंग का मटेरियल ले लीजिए और उसको 1 से 2 बार पढ़िए। देखिए कुछ भी पूछ सकता है ना, तो अप्रोच आपको रखनी कि आपने बेसिक पढ़ा रखा है। फॉर एग्जांपल पढ़ा क्वेश्चन आई एक्सप्लेन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, तो कल्चरल हेरिटेज में जो आपको कुछ भी नहीं आ रहा, सपोज एक बंदे को मैं मान के चल रहा हूँ कुछ भी नहीं आ रहा है, इतना तो मालूम होगा कि कुंभ मेला होता है, इतना तो मालूम होगा कि क्या कहते हैं अयोध्या मंदिर रिलेटेड हो गया कल्चरल हेरिटेज आर्क पे काम चल रहा है ना, तो आप उसमें जीएस का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा यूज़ करिए, अपनी करंट अफेयर का कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, तो अप्रोच पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और जीएस 5 जीएस 6 के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो भी रिसोर्स जो भी मटेरियल मिल रहा है उस पर ट्रस्ट करके एक बार पढ़ लें, क्योंकि सही बात तो ये सर कि एक ही पेपर हुआ है, बहुत ज़्यादा आइडिया ना कोचिंग फ्रेटर्निटी को है ना नोट्स मेकिंग को है, तो आप सिलेबस को फॉलो करते हुए जो भी आपको रिलेवेंट मिले उससे आप पढ़ सकते हैं। सिलेबस एडिक रहते हुए स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक बात आप मुझको बताइए कि जैसे यूपी पीसीएस की तैयारी बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस कितनी ज़रूरी है? सर कोई भी पेपर का बच्चा पढ़ रहा है उसको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो देखिए 90% 99% बच्चे वही पढ़ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, वही बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, सब ने वही पढ़ना है, पर जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उससे मुझको बहुत ही ज़्यादा ही लगता है कि जो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिली, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, तो इसकी बहुत ज़रूरत है एक मेंटरशिप की। इसीलिए बच्चे कोचिंग जाते हैं कि भाई कोचिंग से थोड़ा सा टाइम टेबल गाइडेंस मिल जाएगी, और मुझे लगता है कि मेंटर की एटलीस्ट ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको गाइड करते रहे कि आपकी प्रोग्रेस लेवल कितना है, आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो आप मेंटरशिप ज़रूर लीजिए। प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डेट में, वरना आदमी इधर से उधर बिखरे रहता है। सिलेक्शन सब हो जाता है उसमें भी, पर जैसे कि आपको सही से आपको गाइडेंस मिल गई तो शायद आपका 1-2 साल की जगह जब 4-5 साल में हो रहा है तो बाकी के टाइम तो आपकी वेस्ट का है ना, ये चीज़ है। अच्छा अंतरिक्ष, जैसे ग्रेजुएशन में जो बच्चे इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं या बीएससी जो भी ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो कहाँ से स्टार्ट करें? क्या एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करें? एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैंने जो किया मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि सब चीज़ ग्रे एरियाज़ में। मुझे क्या लगा, मेरी फिलॉसफी ये रही कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना स्टार्ट करो तो 5 से 6 महीने आप एनसीईआरटी में ही लगा दोगे, है ना, हर सब्जेक्ट की आप उठाओगे एनसीईआरटी, और धीरे धीरे छोटा छोटा मज़ा भी नहीं आएगा, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें की थी कि मैंने पहले स्टैंडर्ड बुक्स उठाई और उसके अलावा भी टाइम फ्रेम बनाया। 1 महीना पढ़ना है, 2 महीना पढ़ना है, स्पेक्ट्रम छोटी सी पतली सी किताब नहीं खत्म हो रही है, तो आपको सबसे पहले अपना टारगेट बनाना रहेगा कि यार मुझे 15 से 20 दिन हो या महीना भर में खत्म करना है, तो खत्म करना है, पर डे 2 से 3 आवर्स करने हैं। तो पहले ही आपने अपना टारगेट बना लिया, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, और आप 80% भी अचीव कर रहे हैं तो आप यू आर इन द राइट पाथ, है ना सर। तो ये हो गया, तो मेरे हिसाब से आप स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे छोटे छोटे नोट्स के लिए ना, तो मेन चीज़ें आपको मालूम ही है, तो एनसीईआरटी आपकी
1 महीने में ख़त्म हो जाएगी 6 महीने की जगह। तो यहाँ पे टाइम बचाने की ज़रूरत ज़्यादा है। एक अच्छा राइट फ्रेम में चीज़ें हो हाँ, जाएंगी। ये भी आपने, मुझे अच्छा लगा आपका एक आपने जो बोला कि भाई बच्चा टारगेट लेकर पढ़ाई नहीं करता। वो पता लगता है कि एक चैप्टर निपटाना, पता लगा 8 घंटे लगा दिए उसमें। सर मतलब मुझे लगता है कि जैसे मेरी 2 से 3 साल की प्रिपरेशन का फेस रहा, और सबसे बड़ी सक्सेस का हाथ है कि 2-3 चीज़ें कि मैं पॉजिटिव रहता हूँ, टारगेट बेस्ड अप्रोच है ना। तो टारगेट मतलब पहले तो आप मैक्रो टारगेट बनाइए कि भाई आपको 6 महीने में सिलेबस खत्म करना है, और आई डोंट थिंक कि देयर इज अ 6 मंथ से ज़्यादा सिलेबस करने लायक है भी नहीं, 6 महीना इज सफिशिएंट। अब उसको फिर माइक्रो मतलब 6 मंथ को आप पर मंथ में डिवाइड करिए और पर मंथ को आप वीक में डिवाइड करिए। तो वीकली टारगेट पे आप जब टारगेट करेंगे, धीरे धीरे चीजें वीकली टारगेट स्टूडेंट सेट कर सकते हैं कि बेसिक आपको कितना पढ़ना है। मंथली टारगेट सेट, एक अपना माइक्रो टारगेट के लिए भाई जो बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, सपोज वो स्टार्ट कर रहा है कि जुलाई से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of July and he is to finish all the GS subjects by end of the December। उसके बाद मंथली टारगेट डिवाइड करके, मंथ में मुझे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं या 1 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद वीकली कर ले कि एक वीक में मुझे इतना पोर्शन करना है। उससे खुद की अप्रोच पता चलती है ना कि कितना टाइम ले रहे हैं। नहीं तो साल 2 साल तक एक बार भी GS सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ पाते हैं बच्चे, मैंने देखा है सर। अच्छा, अगर हम देखें आज की तैयारी में स्टूडेंट्स की बैलेंस स्टडी का कितना रोल आप देखते हैं? किस तरीके से बैलेंस स्टडी बच्चा करे? पता लग रहा है कि पॉलिटी बहुत अच्छी लग रही है तो पॉलिटी ही पढ़ते जा रहे हैं, हिस्ट्री अच्छी लग रही है तो हिस्ट्री में ही 4 महीने निकाल दिए। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक्चुअली एक फ्रेज में सर इसको सम अप करना चाहूँगा। देखिए, आपको एग्जाम निकालना है, PhD नहीं करनी है। कई बार होता है बच्चा सब्जेक्ट से प्यार कर लेता है, नहीं यार मैं ज्योग्राफी का सब कुछ जान लूंगा, है ना। ठीक है, अच्छी बात है, आप जान लीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम निकालना है। एक साइकिल का एग्जाम का सर 1 साल रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें करनी है, प्री मेंस इंटरव्यू। अगर आपकी टारगेट बेस्ड अप्रोच नहीं है, बैलेंस स्टडी इसलिए ज़रूरी है कि सही समय पे आपको आउटपुट मिले। इसलिए तो कई बार होता है ना यार, बार बार नहीं हो रहा है तो 2-3 साल बच्चे को समझने में ही लग जाते हैं, वो टाइम वेस्ट ना हो। बैलेंस स्टडी के लिए सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप, जैसे आपको बताया कि टारगेट बना लीजिए अपने, ठीक है। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, रियलिस्टिक टारगेट। ये नहीं कि हाँ यार 10 दिन में खत्म करूँगा, और जहाँ लगने है, जैसे पॉलिटी बड़ा है, इकॉनमी बड़ा है, ज्योग्राफी बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें टाइम लगता है, महीना भर लग जाता है आपका। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेके चलिए। मतलब मैं ऐसे करता था कि अपन 8 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ता था, 8-9 घंटे बहुत है। 8 घंटे अगर प्रोडक्टिव पढ़ना है तो मोर देन सफिशिएंट। जो बोलते हैं 12 घंटे पढ़ने, 14 घंटे, मैं तो नहीं मानता, या फिर देखता रहता हूँ पढ़ते हैं बट प्रोडक्टिविटी नहीं रहती। 3-3 घंटे के मैं 2 स्लॉट में डिवाइड करता था, 2 सब्जेक्ट, और 1.5 से 2 घंटा करंट अफेयर्स, और ये करिए। उसके बाद बाकी रिफ्रेश होइए, अपना मी टाइम निकालिए। मतलब मैं तो बहुत फेवर हूँ कि मी टाइम बहुत ही ज़रूरी है, 1 से 2 घंटा। उसमें आपकी जो भी हॉबी है, मतलब जिम विम जाओ, मतलब मुझे पतंग उड़ाना पसंद था। मेरी डैफ में भी UPSC वाली UPSC दोनों में हॉबी थी कि पतंग उड़ाना, और मैं टाइगर स्टोरीज, जिम कॉर्बेट, ये सब, क्रिकेट, जिम, तो पर डे करता था। और इनफैक्ट मैं हर हफ्ते पर डे भी मूवी सीरीज देखता था। तो उससे आप रिफ्रेश रहते हैं, ये नहीं होता आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट आपको ब्रेक बहुत जरूरत है बॉडी को अपने रिचार्ज करने की सर। अच्छा, आजकल देखा गया है कि स्टूडेंट्स रिफ्रेशमेंट के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। वो उनको लगता है कि बोरियत हो रही है, सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हैं। तो वो कितना फ्रूटफुल है इंस्टाग्राम चलाना या रील्स देखना, वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरा विचार ये है कि एक लिमिट तक सब ठीक है। रिफ्रेश के लिए आप ओवर चलो आधे घंटे चला लिया, पर आप, आज मैं देखता हूँ बच्चों को स्क्रीन टाइम मोबाइल का 8-9 घंटे रह रहा है ना। वो सोचिए आपके 8-9 घंटे, 24 घंटे में 8-9 घंटे मोबाइल में जा रहे हैं अगर आप स्क्रीन टाइम है ना। तो एक लिमिट में करिए। आप सोशल लाइफ बिल्कुल रखिए, क्या चल रहा है आपको मालूम होना चाहिए। कई बार हर चीज़ जैसे होता है, 2 साइड्स ऑफ कॉइन होते हैं। सोशल मीडिया से आपको अच्छी न्यूज़ भी पता चलती है, काम की भी न्यूज़ पता चलती है, और आप अच्छे चैनल्स आप फॉलो कर रहे हैं UPSC UPPC से रिलेटेड, तो आपको वहाँ से अपडेट्स भी मिलते हैं। आप फ्रेंड्स के थ्रू भी कनेक्ट है, बात होती है, पर एक लिमिटेड टाइम रखिए आपने दिन में। 1 घंटा 1.5 घंटा इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उसी चीज़ में, तो फिर आपकी जाहिर सी बात है प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी। राइट। अच्छा, अगर हम देखें रिवीजन का आप कितना रोल मानते हैं तैयारी के दरमियान? सर सबसे बड़ा रोल रिवीजन का मैं मानता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लिया, नहीं, बच्चा जुलाई से चालू कर रहा है, वो दिसंबर तक खत्म किया, उसकी फर्स्ट रीडिंग हो गई है ना। फर्स्ट रीडिंग में उसको 6 महीने लगा, और सपोज आपका पेपर जून में है, ठीक है, UPPCS का है। सेकेंड रीडिंग जब वो करेगा तो 1 बार पढ़ चुका है, फिर 3 बार। थर्ड रीडिंग करेगा तो 2 महीने, मतलब 3 महीने 2 महीने। तो कम से कम एग्जाम से पहले आपको 3 बार GS रिवीजन होनी चाहिए, और हर मंथ का करंट अफेयर्स 3 से 4 बार। मेरी रिवीजन की स्ट्रैटेजी अच्छी थी, मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया, इसलिए मुझे हेल्प रहा। क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट्स याद नहीं देंगे। एक और बात, आप रिवीजन करना चालू करेंगे तो हर बार आपको कुछ नई चीज़ दिखेगी यार, जो पहली बार में नहीं दिखी होगी। चाहे आप 10वीं बार हिस्ट्री पढ़ेंगे, 10वीं बार भी आपको लिखेगा यार ये चीज़ मेरे को छूट गया था। तो ये चीज़ें काम आती है सर, छोटी छोटी। अच्छा, मैंने अंतरिक्ष UPPCS के एग्ज़ाम में एक बहुत कॉमन चीज़ पाई पढ़ाते हुए पिछले कई सालों से, कि वर्किंग जो लोग हैं वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, जिसमें खासकर मैं यूपी में फोकस करना चाहूँगा। जैसे असिस्टेंट टीचर्स हो गए, जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, इसके साथ साथ जो गृहिणी हैं, मतलब जो हाउस वाइफ हैं, वो सारी तैयारी करना शुरू कर रही हैं।
वो कई बार प्रश्न उठते हैं कि सर कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक वर्किंग कैंडिडेट रहे हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं वो लोग अपने टाइम को? देखिए सर, पर डे अगर आप 4 से 5 घंटा भी निकाल पा रहे हैं, इनफैक्ट 4 घंटा भी निकाल पा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, वो सफिशिएंट है। आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि एक वर्किंग है, अगर संडे सैटरडे ऑफ मिल रहा है, 2 दिन अगर उसका ऑफ हो रहा है, कॉर्पोरेट सपोज समवन इज वर्किंग इन कॉर्पोरेट, है ना, आपने जैसे टीचर्स का नाम लिया, टीचर्स 2-3 बजे के बाद फ्री हैं, है ना, तो वो आराम से शाम को आए, 4 से 5 घंटा निकाल सकते हैं। उसके लिए अभी आप टाइम टेबल निकाल लीजिए, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट्स वाइज उसको लेके करिए कि भाई मुझे इतना टाइम करना है, इतना टाइम पढ़ाई करनी। कई बार होता है इंसान जॉब कर रहा है, थक के आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, रिलैक्स कर ले, कोशिश करे जब उसका छुट्टी का दिन हो तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करे भाई, कि ताकि उसको वीकली जो बाकी कम हो रहे हैं वो कवर हो जाए। तो छुट्टी के दिन वो 8 से 10 घंटा अगर निकाल सकता है, निकाल लें। हाउस वाइफ्स की बात, कई बार होते हैं घर का प्रेशर बर्डन रहता है ना, तो गाइडेंस नहीं हो पा रही, वो कोचिंग ज्वाइन कर ले। स्टडी आईक्यू का भी यूपीपीसीएस का कोर्स अच्छा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो उससे क्या प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। एक स्टूडेंट जो फ्री है वो तो कहीं से भी तैयारी कर सकता है, राइट है ना, अगर जो जॉब कर रहा है वो एक प्रॉपर गाइडेंस कोई कोचिंग ले ले, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा सर। काफ़ी फ़ायदा मिल हाँ, सकता है इस तरीके का। उससे ये होगा ना, उसका टाइम फिक्स हो जाएगा भाई, एक स्लॉट हो जाएगा, उसको लेक्चर मिल जाएंगे, वो कभी भी देख ले। कई बार होता है ऑफिस आवर्स में खाली टाइम मिल गया, है ना, तो वहाँ भी देख सकता है, ये उससे फ़ायदा हो जाएगा सर। अंतरिक्ष, कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम जब तैयारी कर रहे होते हैं तो हर नए दिन लगता है कि अब हमारे बस की नहीं है। कई बार डिमोटिवेशन फेस आते हैं, कई बार रिश्तेदार होते हैं घर के आसपास, कह देते हैं कि ये नहीं है इसके बस की, या दोस्तों ने कुछ बोल दिया। उस फेज़ में आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो फिर आपने उसको कैसे कैटर किया? कैसे आपकी परिवार की भूमिका और दोस्तों की भूमिका आप देखते हैं आपके मोटिवेशन में? सर, मेरे साथ ये रहा कि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड, सबका सपोर्ट बहुत रहा, कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया, क्योंकि शायद उनको ये लगता था यहाँ तक पहुँच गया तो आगे भी पहुँच ही जाएगा, ये चीज़ रहा। तो मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि मतलब सब मम्मी फादर, मेरे फादर तो एक्सपायर हो गए कोविड में, तो बुआ, चाचा, मौसी, सबका सपोर्ट रहा, मतलब हर तरीके से सब ने मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरीके से सपोर्ट रखा और मोटिवेट करता रहा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो लाइफ इज नॉट गोना एंड, है ना। तो ये है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि देखिए सर, कोई भी एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या तो आपका होगा या तो नहीं होगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% है ना। राइट। तो या तो होगा या तो नहीं होगा, मिडिल में तो है नहीं कि रिजल्ट रुक जाएगा या फिर आप ड्रॉ हो जाएंगे। तो मेरी फिलोसफी ये है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट नेगेटिव परसेंट दैट यू नॉट गोना मेक इट, यू शुड फोकस ऑन दैट 50% यू गोइंग टू मेक इट। और आधा से ज़्यादा 30 से 40% गेम मेंटल है, आप दिमाग में खेलते हो, दिमाग से जीतते हो। कई बार होता है एग्जाम आता है, बच्चे घबरा जाते हैं, पेपर लिख ही नहीं पाते, ओएमआर शीट गलत भर देते हैं, है ना, एग्जाम के दिन तबीयत खराब हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, मतलब तो ये सब चीज़ों से बचना है। ट्राई टू रिमेन एज मच पॉजिटिव एज यू कैन सर, है ना। देखिए सीट्स लिमिटेड है, बट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो अगर आप सोचेंगे नहीं होगा नहीं होगा, तो आप दिमाग में वैसा बन जाएगा। आप सोचेंगे होगा होगा, तो एक होता है ना हार्मोन्स की खेल, तो बस वही चीज़ है। मुझे ये लगता है कि अगर आप आधे से ज़्यादा गेम मेंटल है, आप मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, या जो होगा देखा, मतलब मेरी फिलॉसफी यही रहेगी सर, जो होगा देखा जाएगा, है ना। यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी चले ही जाएंगे, तो उस हिसाब पे काम करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आई थिंक बहुत सारे बच्चे यूपी के जानना चाहते हैं। यूपी एक बहुत बड़ा क्राउड है एस्पिरेंट्स का। यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों ही आपने क्लियर करे। यूपी पीसीएस के कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या सर यूपी पीसीएस के बाद हम यूपीएससी क्लियर कर सकते नहीं कर सकते? तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी साथ कैसे कर सकता है कोई एस्पिरेंट? किस तरीके से वो अपने अप्रोच फॉलो को, जैसे आपने करी, आपने दोनों में ही बेहतरीन सफलता पाई? सर, मैंने अलग से तैयारी करी ही नहीं। एक्चुअली ये मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है कि आप जो हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे, बुक स्पेक्ट्रम आपकी यूपी पीसीएस में भी काम आएगी और यूपीएससी में भी काम आएगी। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत आपकी उसमें भी काम आएगी, उसमें भी काम आएगी, राइट, है ना। तो ये दिमाग से अगर निकाल दें कि पहले हम यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीपीएससी, सपोज किसी को यूपीएससी, जिनको सिर्फ यूपीपीसीएस करना है उनकी बात अलग होगी, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनको वही रिसोर्स पढ़ना है। जिनको यूपीएससी भी करना है तो भाई आप स्टैंडर्ड्स बुक्स उठाइए। हमको लगता है कि एक लेवल आप ऊपर ही उठाइए। सपोज जैसे साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट को बच्चे हल्के में ले लेते हैं ना, तो उनके भी सोर्स आप अच्छे रखिए। जैसे मैंने एक सर को फॉलो किया है, टीएमएच के रवि पियागरेरी सर की है, तो वो आप लीजिए। मेन अंतर कहाँ आता है ना सर, करंट अफेयर्स में और मेंस में, ठीक है। मेंस में क्या है, जो क्वेश्चंस हैं यूपी पीसीएस में तो कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं, मेंस में यूपीएससी में कई बार बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते, 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये है, ऐसा मेंटल कंस्ट्रक्ट निकाल दें कि अलग से तैयारी करनी है, अलग से बुक पढ़नी है, थोड़ा सा आपको अपने रिसोर्स का लेवल बढ़ाना है, ये है। सिंपल सा एग्जांपल सर, ऐसे आपको मैंने बताया हिस्ट्री की आपको वही किताब पढ़नी है, स्पेक्ट्रम और इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इकॉनमी आप जहाँ से कर रहे हैं वही करनी है,
ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बल्कि यूपीपीएसएस वालों को फायदा होगा जब आप एक लेवल ऊपर अपने रिसोर्स करेंगे, है ना, तो क्वेश्चंस आपको और आसान हो जाएंगे। राइट। मेन गेम है सर करंट अफेयर्स का, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यूपीपीएसएस से करंट अफेयर्स अलग रहते हैं, यूपीएससी के करंट अफेयर्स अलग रहते हैं। यूपीपीएसएस में आपके थोड़ा सा वन वर्ड टाइप के हो जाते हैं, डेज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ये हो गया। और यूपीएससी आपका कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। यूपीपीसीएस में आपके करंट अफेयर्स 10 मंथ्स से लेकर 1 साल के सफिशिएंट रहते हैं, उतने बहुत है। बट यूपीएससी के अब करंट अफेयर नहीं, कंटेम्प्रेरी अफेयर रह गया है। तो मैं मानता हूँ कि 2 साल 2.5 साल के आपको पढ़ना, और सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 3, मतलब मैंने 3 से 4 बार पर मंथ का रिवीजन किया था। करंट अफेयर्स मेरी स्पेशलिटी हो गई कि मतलब कैसे पढ़ना है, मैंने ना कि कैसे पढ़ना है, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स में मेजर डिफरेंस समझते हैं, और एक ऑप्शनल पेपर का हम कह सकते हैं आज की डेट में, जैसे हाँ, अब जो हो गया है वो ऑप्शनल पेपर का हो गया, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा था, एक ही ऑप्शनल है, आप दोनों में करिए। तो अब ऑप्शनल में यूपी का, जब हम यूपी पीसीएस के एग्जाम की बात करेंगे तो उसमें बच्चे को यूपी स्पेशल पे फोकस अब करना है, तो आराम से किया जा सकता है। उससे एक्चुअली आपका प्री, अगर आप कोई बच्चा प्री से पहले यूपी स्पेशल पढ़ रहा है, तो प्री के क्वेश्चंस में भी तो यूपी स्पेशल आते हैं, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। राइट, है ना, तो वो भी एक तरीके से हो गया कि प्री मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। नहीं, सही सही। अच्छा, आप अंतरिक्ष स्टडी आईक्यू पे एमआरपी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, वहाँ पे आपने गाइडेंस ली, तो एमआरपी प्रोग्राम ने आपको किस तरीके से आपकी तैयारी में हेल्प करी, आपकी सफलता में? सर लास्ट ईयर जब मेरा यूपीएससी का प्री क्लियर हुआ था, तो स्टडी आईक्यू मैंने ज्वाइन किया, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। मैं आज जिस बिल्डिंग में हूँ यहीं पे था, यहीं पे रहे हम लोग 3 महीना मेंस के टाइम, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो एमआरपी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा था कि कुछ इन्होंने बच्चे सेलेक्ट किए थे जो इनके यहाँ जुड़े, 50 अराउंड बच्चे थे। तो सुबह से इनकी लाइब्रेरी आना, मेंटर सबको अलॉट थे, हर ऑप्शनल के मेंटर थे, जो 6-7 बच्चों पे एक मेंटर अलॉट थे। राइट, है ना, तो लंच, डिनर, एकोमोडेशन सब इनकी तरफ से था। क्लासेस थी, डेली टेस्ट थे, डेली टेस्ट सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्प किया कि कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट की, 50 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सब मेंस दे रहे हैं, तो एक आपस में कंपटीशन, तो कंपटीशन स्पिरिट बाहर रहते तो शायद वो चीज़ नहीं रहती। पहली चीज़ ये। दूसरी, एक टाइम टेबल के अनुसार था, क्योंकि उन्होंने बताया ना कि टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रॉपर टाइम टेबल के थ्रू करेंगे। तीसरी, पर डे जो टेस्ट, पर डे 10 क्वेश्चन के टेस्ट होते थे, और वीकली फुल लेंथ टेस्ट होता था। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इस कारण लास्ट में इनसे मेरे अराउंड कुछ क्वेश्चन छूट गए थे। इस बार मैंने इतने टेस्ट लिख लिए, एक पेपर छूटा भी नहीं। और हाँ, सबसे अच्छी चीज़ कि हर पेपर देने के बाद जो पर डे टेस्ट भी होता था, उसके बाद ही मेंटर के द्वारा डिस्कशंस होते थे, सबके वीक पॉइंट इवैल्यूएट किया था। तो ये सब चीज़ें एमआरपी स्टडी आई क्योंकि मुझे काफ़ी हेल्प की सर। कॉम्प्रिहेंसिव आपको एक हेल्प मिली है? बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प मिली। यस सर। थैंक यू सो मच अंतरिक्ष, आप हमारे स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर आए और आपने अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस जर्नी को शेयर किया। लास्ट में हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द उनके लिए क्या आप कहेंगे, वो जरूर बताइए एक बार आप। मैं जो भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, होना ना होना अपने हाथ में नहीं है, बट आपके मेहनत अपने हाथ में है। मैंने पहले जैसे बोला ना, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर 20-25% फॉर 4 to 5 years, ट्राई टू गिव योर 100% फॉर 1 or 2 years। आप सही रिसोर्स पकड़िए, है ना, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करिए। मेरी सबसे बड़ी, अगर हमको मानता है कि पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा, मुझे मेरा पॉजिटिव माइंडसेट हेल्प किया है। आधे ज़्यादा गेम मेंटल है। आप जैसे फेमस कोट है ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो बस यही सोच चलिए, होगा कैसे नहीं होगा, आपको एक ही सीट की ज़रूरत है। कई बार बच्चे बोलते हैं, जैसे लास्ट ईयर बोलते हैं कट ऑफ, पेपर बहुत टफ था, कट ऑफ सर कम गई, है ना। यार कट ऑफ 5 नंबर भी जाए, 1 नंबर भी जाए, होने वालों का होगा, है ना। तो आपको उसमें आना है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। 1-2 चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा ना, जैसे मैंने भी बोला, पर डे के टाइम टेबल में पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए समय ज़रूर निकालिए। जो पसंद है आपको वो ज़रूर करिए, उससे आप रिफ़्रेश होंगे। और जब होता है कई बार 10-15 दिन बाद पढ़ने का मन नहीं लगता है, तो ब्रेक ले लीजिए। एक दिन आप कुछ मत पढ़िए, घूम टहल लीजिए, दोस्तों के साथ कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं। कंसिस्टेंसी ज़रूर बनाए रखिए कि मतलब हाँ, आपका एवरेज दिन का 7 से 8 घंटा निकल रहा है तो निकल रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं सर, बाकी तो सब जान ही रहे हैं। थैंक यू सो मच अंतरिक्ष कि आप स्टडी आईक्यू के शानदार प्लेटफॉर्म में और आपने अपनी इंसाइट हमारे एस्पिरेंट्स को बताई। साथियों, ये थे मेरे साथ अंतरिक्ष कुमार, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुकाम को हासिल किया और आपके साथ जो बहुत ही माइक्रो पॉइंट्स थे आपकी तैयारी को लेकर, उसके बारे में चर्चा करी। मैं उम्मीद करूंगा कि अंतरिक्ष कुमार के द्वारा दी गई जो भी जानकारी है उसको आप अच्छे तरीके से समझने की और अपनी प्रिपरेशन में उसको उपयोगी साबित करते हुए लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।